नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरार भयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं ऋतुघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्रं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाङ्गोदोज्ज्वलाकृतिपटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर अजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना म्यूट माइक कर दें क्योंकि बहुत अनावश्यक आवाजें आ रही हैं। तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आज हम लोग हेयर फॉल या हेयर लॉस या बालों की जितने भी बीमारियां हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सब लोग आप लोग चिकित्सा भी करते होंगे, तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। और जो हम लोग चर्चा करेंगे उससे हो सकता है कि आप लोगों को और भी बहुत कुछ काम है। मेरी आवाज आ रही है तो देखिए, अगर नहीं आ रही है तो आप लोग बताइए। ठीक है, तो हम लोग ना सबसे पहले केश आ रही है मैम, शशि मैम मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर, हाँ आ रही सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनाटॉमी देखेंगे कि आयुर्वेद में एनाटॉमिकली क्या बताया है बालों के बारे में। तो ऐसा काश्यप संहिता अगर हम खोल के देखते हैं तो उसमें बोला है कि सागरे शत सहस्त्रे दवे बहिरंतश्च कूपकः रोम कुपानी तावंती जातान्य कशो यदि चतुर्भाग विहीनानि स्त्रीणाम विद्धि स्वभावतः। इसका मतलब यह है कि जो मेल बॉडी है, पुरुष का शरीर है, उसमें 2 लाख छिद्र हैं और 2 लाख रोमकूप हैं पूरे शरीर में। उसी तरह से स्त्रियों का जो शरीर है उसमें 50,000 छिद्र कम होते हैं और रोमकूप भी कम होते हैं। मतलब 1.5 लाख, 1.5 लाख रोमकूप है, 1.5 लाख बाल है पूरे शरीर में। रोमकूपों की संख्या ऐसा बताया गया है। फिर इसके बाद में केश का क्रिया शरीर अगर हम लोग देखते हैं तो दोष धातु मलों से क्या संबंध है। केशों का मतलब बालों का दोष धातु मलों से क्या संबंध है, इसके बारे में बहुत सारा कंपाइल किया है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरा लेक्चर समाप्त होने के बाद सभी को मिल जाएगा। सबसे पहले अस्थि और केश, इसका क्या संबंध है वो हम लोग देखते हैं। तो ऐसा बताया है कि कपह पित्तम मला केशु प्रस्वेदो नख रोमच स्नेहाक्षी त्वगा विषा मोजो धातुनाम क्रमशो मलाहा। ये अष्टांग हृदय का ये श्लोक है। इसमें ऐसा बताया है कि जो बाल है ना, हमारे केश, वो अस्थि धातु का मल है। और क्रम से इन्होंने सारा चीज बताया है। हम बाकी चीज पे नहीं ध्यान देंगे, हम केवल केश रोग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। शारंगधर संहिता में बताया कि स्वेदो दंतास तथा केशा तथा ओजस्य सप्तमम। उसी तरह से केश जो है ये अस्थि धातु का मल है, ऐसा शारंगधर संहिता में भी बताया है और अष्टांग हृदय में भी बताया है। चरक सूत्र स्थान में ऐसा बताया है कि अस्थि प्रदोष जो व्याधियां होती हैं उसमें केश, रोमकूप, श्रमशु जो दाढ़ी के बाल होते हैं उसमें कोई ना कोई विकार आ जाता है। तो केश लोम नखस समशु दोषः च अस्थि प्रदोषजा। अस्थि की अस्थि धातु है या अस्थि वस्त्रोतस की दृष्टि होती है तो बालों में विकार हो जाता है, रोमकूपों में हो जाता है, नाखूनों में हो जाता है और श्रमशु जो दाढ़ी के बाल होते हैं उसमें विकार हो जाता है। तो अस्थि धातु के बिगाड़ होने की वजह से अनेक रोगों में
केश रोग का समावेश हो जाता है, ऐसा ग्रंथकर्ता जो है स्पष्ट रूप से बताते हैं। इसलिए बालों की कभी भी चिकित्सा करें करना है तो अस्थि धातु का विचार करना प्रमुख से हमें करना पड़ता है। इसके बाद में मज्जा धातु और केश, इसका क्या संबंध है? तो जो हमारा चरक संहिता शारंगधर संहिता है, शारंगधर संहिता में एक टीका लिखी गई है, दीपिका टीका, जिसको आडमल आचार्य जी ने लिखा है। उन्होंने बोला है कि उनका अलग विचार है, उन्होंने कहा है कि केशाह मज्जोप धातु, मतलब मज्जा का उपधातु है बाल। ये आडमल जी ने शारंगधर संहिता पे टीका लिखी है, उनका अपना विचार है। इसी तरह से सारा सारत्व का विचार जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे चरक विमान स्थान में बताए हैं, या फिर सुश्रुत स्थान में सारता के हिसाब से बताया है। तो जो रस सार व्यक्ति होते हैं तो उनके शरीर में केस कैसा होता है, त्वक सार में कैसे होते हैं, इसके बारे में सब विस्तार से बताया। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ। तो रस सार व्यक्ति के बाल कैसे होंगे, शरीर कैसा होगा? तो तत्र स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु प्रसन्न सूक्ष्माल्प गंभीरा सुकुमार लोभा सप्रभेव च त्वक त्वक साराणम। ये चरक विमानस्थान पांचवा में बताया जब सारता का उल्लेख करते हैं। उसी तरह से सुश्रुत सूत्र स्थान में बोलते हैं कि सुप्रसन्न मृदुत्वम रोमाणम त्वक सार विद्यात त्वक सार इति रस सारम। मतलब ये है कि रससार व्यक्ति की जो त्वचा होती है और रोम होता है ये बहुत सुप्रसन्न और मृदु होते हैं, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं। और चरकाचार्य जी बोलते हैं कि रस धातु की दृष्टि हो गई, जहां पर भी रस धातु अगर दूषित हो गया तो जो भी होने वाले विकार हैं उसका वर्णन करते हुए बोलते हैं कि नाशे अग्नि यथा कालम वलह पलितानी च। मतलब जो पालित है, बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, ये सब जो है रस धातु के बिगड़ने की वजह से हो जाता है। इसलिए कभी भी रस धातु की चिकित्सा करने के लिए हम लोग जैसे रस पाचक देते हैं या फिर हम लोग रस प्रसाधन द्रव्य देते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट बालों पे पड़ता है। तो ये चरकाचार्य जी का विचार है। उसी तरह से मेद और केश, मेद सार का वर्णन करते हुए बोलते हैं चरक विमानस्थान आठवां में कि वर्ण स्वर नेत्र केश रोम नख दंतोष्ट मूत्र पुरुषेशु विशेषतः स्नेहो मेधा सारणम। मतलब मेद सार व्यक्ति का जो केश होता है वो लोम और स्निग्ध होते हैं, और उसकी वजह से केश रोग जब जब भी होते हैं ना, तो मेद धातु को भी हमें ध्यान में कंसिडर करना चाहिए। अगर हम लोग अस्थि धातु से संबंधित एक देखेंगे तो उसके आगे स्वेद का भी वर्णन आता है। मतलब स्वेद के अलावा मेद का भी वर्णन अपने ग्रंथों में बताया है। तो जब भी बालों की चिकित्सा करें उसमें मेद धातु का क्षय हुआ है क्या या मेद की दुष्टि हुई है क्या, उसको भी हमें ध्यान में कंसिडर करना चाहिए। इसी तरह से स्वेद और केश, तो इसके बारे में सुश्रुत सूत्र स्थान 15/5 में बताया है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि स्वेदक केशत्वक स्वकुमार्यात, मतलब बालों का जो सुकुमारता है, बाल जो हमारे मृदु होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, वह स्वेद पे भी अवलंबित रहता है। अगर स्वेद अति प्रवृत्ति हो रही है या कम आ रहा है तो भी बालों का उसका इफेक्ट होता है, बाल झड़ना, बाल सफेद होना, इसका हो जाता है। मतलब स्वेद का भी बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैंने अस्थि धातु का बताया, अस्थि का मल केश है, तो हमें बालों की चिकित्सा करनी है तो अस्थि धातु को अच्छा करना है। मज्जा धातु का विचार करना है, रस धातु का विचार करना है, मेद धातु का विचार करना है, और स्वेद का भी विचार करना है। और ऐसे बोला है केश रोम धारणम बपी, मतलब स्वेद जो है ये त्वचा का स्नेह होता है। स्वेद मतलब त्वचा का स्नेह के साथ में स्वेद निकलता है, और ये केश और रोम इनको धारण करता है। जब भी हमारे पसीना वगैरह आता है ना, तो वो पसीना के साथ में थोड़ा त्वचा का स्नेह भी निकलता है। इसलिए हमें स्वेदो स्त्रोतस का भी विचार करना चाहिए, स्वेद का भी विचार करना चाहिए। उसी तरह से हेमाद्री टीकाकार, जो अष्टांग हृदयकार हेमाद्री जी ने जो लिखा है, उन्होंने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में लिखा है कि स्वेदस्य क्लेद विधृति, स्वेदस्य केश विधृति, ऐसा भी लिखा है टीकाकार ने। स्वेद जो होता है वह बालों को धारण करता है, ऐसा उनका विचार है। मतलब ऊपर श्लोक में क्लेद विधृति लिखा है, लेकिन टीकाकार बोलते हैं केश विधृति, जो स्वेद है वो बालों को धारण करता है, स्वेदव स्त्रोतस, ऐसा उनका अपना मत है। इसी तरह से स्वेदो वाहनम स्त्रोतसम मेदो मूलम रोम कुपाश्य, तो स्वेदव स्त्रोतस का मूल स्थान क्या बोला है? तो मेदो मूलम रोम कुपाश्य, स्वेद शम रोमच्युति, जब स्वेद का क्षय होता है, जब शरीर में स्वेदव स्त्रोतस अवरुद्ध हो गया पूरा, तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए स्वेदव स्त्रोतस का मूल स्थान मेद और रोमकूप है। स्वेद जब कम होने लगता है तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें चिकित्सा करते समय स्वेद क्षय की भी चिकित्सा करनी पड़ती है। फिर उसी तरह से केश भूमि, मतलब जो हमारा स्काल्प है जहाँ पे बाल आते हैं,
उसके बारे में क्या बोला है कि स्निग्धा लोहिता निर्मला निर्वणा च प्रशस्यते, मतलब जो स्काल्प का एरिया है जहाँ पे बाल आते हैं उसके बारे में काश्यप संहिता में बताया सूत्र स्थान में कि वह स्निग्ध होना चाहिए, रक्त वर्णीय होना चाहिए, मतलब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए और व्रण रहित होना चाहिए, मतलब वहां पे कोई भी जख्म वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसा केश भूमि जो है, मतलब बालों का जो स्काल्प है जहाँ पे बाल उगते हैं, वह श्रेष्ठ बताया गया है। इसी तरह से अगर हम लोग ये पूरा समराइज करें तो केश शरीर शारीर जो है, मतलब एनाटोमिकली जो बाल हैं उसका भाव घटक क्या क्या है, मतलब भाव घटकों से संबंध क्या है। तो बाल जो है वो अस्थि धातु का मल है पहला, मज्जा धातु का उप धातु है, स्वेद से धारण होता है, रस धातु और मेद धातु की स्निग्धता से उसका पोषण होता है, और यह बाल जो है यह अस्थि धातु का मल है, मतलब ये पितृज भाव विशेष ऐसा यह है। जैसा पिताजी का बाल होगा वैसे ही बच्चे का बाल होगा, मतलब ये पितृज भाव विशेष ऐसा बताया गया है। इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो माता के बालों का होगा लेकिन ये पितृज भाव है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। फिर बाल बाल झड़ रहे हैं, तो आयुर्वेद में हेतु वगैरह क्या बताए हैं वो अभी हमें देखना पड़ेगा। आप लोग को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप लोग के पास पेशेंट आते ही होंगे बहुत सारे कि बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, या फिर बाल सफेद हो रहे हैं, या फिर बाल ब्रिटल हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो हमें क्या करना है, तो हम जब ये पूरा कंसिडर करके दवाइयाँ देते हैं तो हमारी चिकित्सा और सफल हो जाती है। तो इन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स बताए हैं, ये मैं आप लोगों को सब पीडीएफ दूंगा, तो आप लोग को ये बहुत ईजी हो जाएगा समझना और पढ़ना। पहले आप लोग सुनिए। तो इन्होंने बोला है चरक विमान स्थान 5वें में, अस्थि वाहिनी दुष्यंती वातलानम च सेवनात्, मतलब अस्थि व स्रोतस कब दूषित होते हैं, जब बातकर आहार विहार का सेवन किया जाता है। और जब अस्थि का दुष्टि हो गया, पूरा अस्थि व स्रोतस की दुष्टि होगी, तो क्या बताया है कि सदरम दंत केश नखादिशु, मतलब जब अस्थिक्षय होता है शरीर में तो दांत गिरने लगते हैं, दांत घिसने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून में प्रॉब्लम आ जाती है। सद्रम दंत केश नखादिशु अस्थिक्षय का टिपिकल सिम्टम चरक विमान स्थान में बताया है। उसी तरह से चरक विमान स्थान 5वें में बताया है कि मज्जा वाहिनी दुष्यंती विरुद्धानाम च सेवनात्, विरुद्ध स्वरूप का आहार विहार का सेवन किया तो मज्जा व स्त्रोतस की दुष्टि होती है। और मज्जा धातु का उपधातु बताया है, किसने बताया है, तो अपने जो दीपिका टीकाकार हैं, जिन्होंने शारंगधर संहिता पे टीका लिखी है, तो इसलिए मज्जा धातु का भी हमें यहाँ पे विचार करना चाहिए। मज्जा धातु का उपधातु बाल है, तो मज्जा मतलब मस्तुलुंग मस्तिष्क, ऐसा शास्त्रकार बोलते हैं। तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हुआ, चिंता हुआ, काम अशोक भयाद वायु, चिंता हुआ, एंग्जाइटी हुआ, या फिर क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त बढ़ता है, भय, इसकी वजह से बाल झड़ते हैं। इस तरह से अगर जब बाल झड़ने लगते हैं, जो एंग्जाइटी की वजह से होते हैं, चिंता की वजह से होते हैं, क्रोध की वजह से, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव रहता है, क्रोध में ही बहुत रहते हैं, तो उनके जब बाल झड़ते हैं तो उनको हम रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए मज्जा पे काम करने वाली दवाइयों की योजना करनी पड़ती है। तो इसमें हमें अस्थि मज्जा पाचक या मज्जा पाचक देते हैं, जो विषम ज्वर में बताया कि गुडुच आमलकम मुस्तम, मतलब गुडुचि, आमलकी और मुस्ता, ये अस्थि मज्जा पाचक है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि रसों की जो रस धातु की जो स्निग्धता है उससे बालों को स्निग्धता मिलती है। तो रस दुष्टि के निदान अगर हम लोग देखते हैं, रस दुष्टि के जो हेतु होते हैं उसके वजह से बाल झड़ते हैं। जैसे कि बोला है गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम चाति चिंतनात्, मतलब अगर गुरु पदार्थ बहुत खाया, मतलब खाने में बहुत हैवी चीज है डाइजेस्ट करने के लिए, या शीत पदार्थ फ्रिज का खाना खाया, अति स्निग्ध तेल वाले चीजें बहुत खाई, डीप फ्राइड, या अति मात्रम समश्नताम, अति मात्रा में ये चीजें खाई, जैसे गुरु पदार्थ, शीत पदार्थ, अति स्निग्ध पदार्थ, और सब अनशन किया, मतलब उल्टा पुल्टा कैसे भी खाया। और मेन कारण है चिंत्या नाम मति चिंतनात्, बहुत ज्यादा चिंता पे चिंता किया, इसकी वजह से रस धातु की दुष्टि होती है और उसकी वजह से केश पतन होते हैं, क्योंकि रस धातु ही बालों को स्निग्धता देती है, तर्पण करता है, प्रीणन करता है। तो यह सब अगर गड़बड़ हो रहा है तो इसका मतलब रस व स्त्रोतस की दुष्टि हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे रस पाचक भी देना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है, आप लोग को जो चीज नहीं समझ आ रहा है आप लोग मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, ये सारा चीज मैं पीडीएफ में दूंगा, आप लोग इसको फिर से पढ़िए, अगर आप चाहेंगे तो हम इस पे फिर डिस्कस करेंगे। तो स्वेद व स्त्रोतस के बिगड़ने वाले कारण क्या है, क्योंकि स्वेद ही जो बताया है कि स्वेद जो है वो वहां पे स्वेद से धारण होता है यहाँ पे,
मतलब अगर हम बालों का एनाटॉमी देखेंगे मॉडर्न के हिसाब से भी, तो कहीं ना कहीं जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसके पास ही रोमकूप होते हैं और वहीं पे बाल आते हैं। बालों सिर पे भी ऐसा होता है, पूरा शरीर पे भी होता है। मतलब स्वेदवस स्रोतस ही हमारे बालों को धारण करके रखता है, वहीं से उसको पूरी तरह से नरिशमेंट मिलता है। तो अगर स्वेदवस स्रोतस की बिगड़ने वाले मिनट सर। क्या? जी सर मैम। प्रणाम सर। हाँ जी मैम बोलिए। सर बस एक बात इसमें बता देंगे, अभी मैं बाद में भूल जाऊंगी। पोषण और धारण, इनमें क्या अंतर है सर? तो कुछ है भी है या नहीं है तो क्या है? धारण मतलब उसको होल्ड करके रखना, और पोषण मतलब वहां पे नरिशमेंट करना। तो जैसे रस, रस जो है वह पोषण करता है। जी अब जैसे मिट्टी में आपने पौधा लगाया, तुलसी जी लगाया, तो वो मिट्टी जो है वो जी। पेड़ को धारण करके रखती है। वैसे ही स्वेदवस स्रोतस जो है ना वो धारण करके रखता है बालों को। मतलब ठीक है, नहीं तो वो उखड़ जाएंगे जल्दी, मतलब इसका मतलब हाँ ये हुआ हाँ अगर। जी जी। तो ठीक है यहाँ सर, पर ओके। स्वेदवस स्रोत, हाँ आप बीच में इंटरप्ट करिए नहीं समझ रहे तो ये धारण करने का जो है वो स्वेदवस स्रोतस। तो स्वेदवस स्रोतस कहीं पर भी बिगड़ रहा है तो उसका हेतु क्या बताए? व्यायामत अति संतापत शीतोष्ण क्रम सेवनात्। मतलब बहुत ज्यादा व्यायाम किया तो उसकी वजह से स्वेद बहुत ज्यादा आता है। अति संतापत, बहुत क्रोध किया और धूप में घूमे। और शीत उष्ण उपक्रम सेवनात्, मतलब ठंडा चीज पिया, जैसे किसी ने चाय कॉफी पिया और उसके बाद में शरबत पी लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, फिर चाय कॉफी पी लिया, तो शीत उष्ण उपक्रम इसके वजह से स्वेद व स्रोतस बिगड़ जाता है, वहां पे स्रोतोदुष्टि होती है, अवरोध हो जाता है, आम उत्पत्ति होती है, वहां की अग्नि बिगड़ जाती है। तो जैसे कि ठंडा पानी पी के तुरंत ही चाय पीना, ये भी विरुद्ध उपक्रम होता है। ठंडा पानी पी के कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, या चाय पी के ठंडा पानी पी रहे हैं, ये गलत होता है। और दूसरा क्या है कि आधा घंटा या एक घंटा एसी में बैठ के आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बाद में धूप में जा रहे हैं फिर एसी में बैठ रहे हैं, तो यह जो है ये विरुद्ध उपक्रम है। इससे स्वेदवस स्रोतस बिगड़ जाता है और बालों का झड़ना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। या फिर होटल में जाके पहले ठंडा पानी पी लिया और उसके बाद में गरम 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 चीजें खाने लगे, उष्ण पदार्थ बहुत खाने लगे। तो जो लोग देते हैं ना वो होटल में जाने के बाद कि बिस्लरी का पानी पियो, पहले फ्रिज का पानी पियो, और उसके बाद गरम गरम चीजें खा रहे हैं, ये विरुद्ध उपक्रम होता है, शीत उष्ण उपक्रम। इससे स्वेदवा स्रोतस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और स्वेद जब बिगड़ जाते हैं तो स्वेदवा स्रोतस बिगड़ गया तो कुष्ठ रोग होता है। क्योंकि कुष्ठ रोग के पूर्व रूप बताते टाइम चरकाचार्य जी बोलते हैं कि अस्वेदनम अति स्वेदनम, मतलब स्वेद जब भी बिगड़ रहा है तो यह पूर्व रूपावस्था में होता है, तो हमें स्वेद की चिकित्सा भी करनी पड़ती है वहां पे। तो त्वचा विकार जिस निदान से होता है, त्वचा विकार जिस हेतुओं से होता है, वह सारे हेतु जो होते हैं वह स्वेदो व स्रोतस के कारणीभूत कारण होते हैं। जैसे कि बोला है कि विरोधने अन्नपानानि, विरुद्ध अन्नपान का सेवन करना, ये कुष्ठ के निदान में बताया है। ठीक है, वो स्वेद को भी दूषित करते हैं और कुष्ठ भी व्याधि करते हैं, त्वचा रक्त मांस लसिका को दुष्ट करते हैं, जो कुष्ठ के दुष्य बताए, त्वचा रक्त मांस लसिका, है ना। तो विरोधिनी अन्नपानानि, दूध और नमक का सेवन करने से कुष्ठ रोग होता है, दूध और मूली का सेवन करने से, फिर दूध और नॉनवेज खाने से, दूध और मछली लेने से, दूध और शराब पीने से, ये विरुद्ध अन्नपान है। तो यह कुष्ठ रोग भी करता है, स्वेदवस स्रोतस को भी दूषित करता है। फिर बोल रहे हैं व्यायामम अति संतापम अति भुक्तोपसेविनम, मतलब बहुत अति व्यायाम कर रहे हैं, अति क्रोध कर रहे हैं, अति धूप में घूम रहे हैं, बहुत खाना खा के फिर खाना खा रहे हैं, तो ये सब। और ऐसा बोल रहे हैं कि भरपेट खाना खाने के बाद रोगी जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है और फिर बहुत धूप में जाके जा रहा है, वो खाना खा के बहुत ज्यादा धूप में जा रहा है, ये सब के वजह से त्वचा विकार भी होते हैं और बाल भी झड़ते हैं। ये चीज को हेतु को ध्यान में रखना चाहिए। मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब आप लोगों को मिल जाएगा अभी पीडीएफ में, इसको पढ़िए सोचिए। फिर पेशेंट जब आप लोग देखते हैं तो आप हेतु निकालिए केस टेकिंग के टाइम, तो आप लोग को इतना मजा आएगा ना कि जो लिखा है आप्तवचन 100% वैसा ही मिलता है। फिर एक और चीज बोला है कि शीतोष्ण लंघना आहारान क्रमम मुक्त निषेविणाम, मतलब उपवास करके फिर खाना खाना, इसका एक नियम बताया। जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि जैसे कोई व्रत किया तो नेक्स्ट डे जो हम लोग पारण करते हैं कोई व्रत का, तो उसका कुछ नियम होता है। अगर उल्टा पुल्टा कर दिया जाएगा तो उससे भी बहुत सारी व्याधियां हो जाती है। जैसे कि अगर जैसे हम लोग उपवास कर रहे हैं, कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, और अभी जैसे मुस्लिम लोग भी रोजा पकड़ रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा हैवी शाम को नहीं खा सकते हैं इफ्तार में। वो लोग जैसे बहुत ज्यादा ये खाते हैं, पीते हैं, मतलब पीने वाली चीजें ज्यादा लेते हैं,
सुबह भूख लगती है तो खाते हैं नॉनवेज वगैरह, लेकिन शाम को खाया ही नहीं जाता। और तरबूज खरबूज वगैरह जो पानी वाली चीजें होती हैं, फ्रूट्स, वही लेते हैं। तो उसका एक नियम रहता है कि उपवास करने के बाद जो खाना खाना है वह एक विशिष्ट क्रम से खाना खाना है। जैसे कि शीत और उष्ण के सेवन में एक क्रम होना चाहिए। हमने ठंडा चीज लिया तो थोड़ा ब्रेक के बाद फिर गर्म चीजें लें, फिर गर्म चीज लिया फिर कुछ देर के बाद हम ठंडे लें। एक साथ नहीं लेना चाहिए आगे पीछे, इससे व्याधियां हो जाती है। उसी तरह से 2 दिन कड़कड़ी भूखे रहे, अपने उपवास किया और उसके बाद में भरपेट खाना खा लिया, तो ये त्वचा दुष्टि करता है, कुष्ठ रोग करता है, और मतलब स्वेद वस्त्र को दूषित करता है, और फिर यह बाल झड़ने का कारण हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में बोला है घर्म श्रम भयार्तानम द्रुतम शीतांबु सेविनाम, मतलब डर के मारे या बहुत ज्यादा मेहनत करके या धूप में आने के बाद अगर ठंडा पानी पिया गया, और वो भी चिल्ड वाटर पिया गया या कोल्ड ड्रिंक पिया गया, तो इससे बाल झड़ते हैं। इसी तरह से अजीर्णाध्यायनाम पंचकर्मापचारिणाम, मतलब जो स्वेदवत स्रोतस और रक्तवत स्रोतस को दुष्टि के कारण होते हैं, मतलब रक्तवत स्रोतस को दूषित करने वाले बहुत ज्यादा तीक्ष्ण चीजें, क्षार वाली चीजें, अम्ल पदार्थ, सरसों का तेल का सेवन अति मात्रा में, यह सब रक्तवत स्रोतस को दुष्टि करने वाले। या पंचकर्म का अपचार, मतलब पंचकर्म गलत तरीके से किया गया, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। इसी तरह से क्लेद बढ़ाने वाले पदार्थ जो हैं, जैसे कि नवान्न दधि मत्स्याति लवणाम्ल निषेविणाम माश मूलक मिष्टान नति तिल शीर गुणाशिनम। इसका मतलब है कि क्लेद बढ़ाने वाले पदार्थ जो हैं, जैसे कि नए धान्य, फिर दही, मछली। उसी तरह से ये सब, मछली बहुत ज्यादा सेवन करना, ये त्वचा विकार और केश विकार करता है। आप लोग को मालूम है, हमारे एक जूनियर है डॉक्टर ये पाटनकर जी जो हैं, हरीश पाटनकर जी, उन्होंने केश आयुर्वेद करके कितना बड़ा वो पूरे इंडिया में खोला है, फॉरेन में भी खोला है। तो उन लोगों ने क्या किया है, वो पूरा जितने डॉक्टर की टीम है, उन लोगों ने ये सारे हेतु को निकाला है। और जब भी पेशेंट आते हैं ना, तो वो सारा हेतु पहले देखते हैं कि बाल क्यों झड़ रहे हैं, वो हेतु सेवन बंद कराते हैं, फिर बालों की ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब उन्होंने कितना डीप स्टडी किया है। यही जो उन्होंने स्टडी किया है, वही सारा चीज मैं आप लोगों को पीडीएफ में देने वाला हूँ। इसी तरह से चरक विमान स्थान में मेदो व स्त्रोतस को दुष्टि करने वाले कारण बताए हैं, क्योंकि मेदो व स्त्रोतस का भी संबंध है, क्योंकि उपधातु बताया। किसने बताया? तो शारंगधर संहिता के टीकाकार आडमल जी ने बताया कि मेदो व स्त्रोतस, मेद का उपधातु बाल है, केश है। तो अव्यायाम दिवा स्वप्नात् मेद्यानाम चाति भक्षणात् मेदो वाहिनी दुष्यंती वारुणाश चाति सेवनात्। इसका मतलब है कि बहुत अव्यायाम किया, दिवा स्वप किया, बहुत ज्यादा मद्य मद्य का सेवन बहुत ज्यादा किया, और खाने के बाद फिर खाना खाया, और पानी बहुत ज्यादा पिया, तो ये सबसे, या वारुणी मद्य पिया, इसकी वजह से क्या होता है, मेदोवा स्त्रोतस की तुष्टि हो जाती है। इसी तरह से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 10 नंबर का जो श्लोक है, उसमें ये बोल रहे हैं कि लवण रस का जो रस भेद्य अध्याय है, उसमें एक चीज बोला है कि लवण रस का अतियोग होने से भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। स्वाति युक्तो अस्त्र पवनम खलितम पलितम बलिम, मतलब लवण रस, किसी ने नमक ज्यादा खाया, खाने में जो भी चीजें खा रहे हैं उसमें नमक बहुत ज्यादा है, जैसे वेफर्स खा रहे हैं, चुरमुरे खा रहे हैं, बाहर का चिप्स खा रहे हैं, बाहर का टोमेटो सॉस, चिली सॉस, बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें होती है, अचार होता है बहुत ज्यादा, तो वो खाने, अगर किसी ने बहुत ज्यादा अचार खाया, अभी हमारे एक एमडी थे, वो ना सब्जी की तरह अचार लेके आते थे, और इतना खट्टा और इतना नमक वाला अचार खाते थे, तो उनके पूरे बाल झड़ गए, पूरा बाल सफेद हुए, झड़ गए। तो ये जो है बताया मैंने अपने ग्रंथों ने कि लवण रस का अतियोग से बाल झड़ते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ। डॉक्टर कंचन मैम, मैं सही बता रहा हूँ? आपको ऐसे ही हेतु मिलते हैं ना? जी सर, बहुत ही अच्छा बताया सर, बहुत 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 अच्छा बताया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, तो इतना अच्छे से नहीं समझता है वो, आप इतना अच्छे से समझा देते हो ना, तो बिल्कुल मतलब जो होता है सेव हो जाता है माइंड में बिल्कुल, और पूरी बातें क्लियर हो जाती है। एक ही आप मतलब आप जो बालों के बारे में बता रहे हो, तो हमें एक ही बुक में ये नहीं मिलता है, आप एक ही साथ सब चीजें जो बता देते हो ना, ये बहुत यूजफुल होता है सर, कि हमारा व्यू वैसे ही होता है फिर देखने के हिसाब से। जैसे आपने बताया कि मेद धातु को भी दिमाग में रखना है, मज्जा धातु को भी रखना है, रस धातु को भी रखना है, तो ये बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाता है, नहीं हमें इन पे ही काम करना है। जैसे हमारे पास पेशेंट जैसे टाइप का आएगा, उसके हिसाब से हम आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं फिर। बिल्कुल बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू सर। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सब आप लोगों को भी मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। आप सब लोग भी ऐसे ही सोचने का शक्ति आ जाएगा कि ऐसा भी होता है, हम लोग भी अब ऐसे ही करेंगे।
और इतना मजा आएगा ना, आप लोग भी बालों के पेशेंट ठीक करेंगे सारे। केश आयुर्वेद से ज्यादा आप लोगों का चलेगा और मुझे भी इतना खुशी होगा। ठीक है। तो केश रोग जब हम देखते हैं ना, तो कुछ कुछ और भी व्याधियां एसोसिएटेड रहती हैं, जैसे कि अरुंशिका होता है, दारुणक होता है, मतलब डैंड्रफ का प्रॉब्लम लेके आते हैं। पालित्य मतलब बाल सफेद होना, कहीं कहीं चावी लगना, मतलब इंद्रलुप्त हो जाता है, मतलब कोई कोई एरिया से एलोपेशिया एरेटा, कहीं कहीं बाल उड़ जाते हैं। फिर खालित्य होता है, बाल झड़ते हैं। फिर बाल जो रहते हैं वो निकलते हैं बहुत जल्दी जल्दी, बहुत कमजोर रहते हैं। तो ये सब का हेतु अगर देखें तो क्या क्या हेतु होता है, तो अरुंशिका का हेतु है कि कृमि की वजह से प्रकुपित कफ, ये पहला हेतु होता है। या तो स्काल्प में कृमि होंगी या पेट में कृमि होंगे। रक्त दुष्टि, ये दूसरा कारण बताया अरुंशिका का। या फिर क्लेद युक्त बहुवक्त्र कंडयुक्त उत्सेक, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे इरप्शंस होते हैं स्काल्प में, जहाँ पे क्लेद बहुत ज्यादा होता है। बहुवक्त्र मतलब बहुत छोटे छोटे मुंह वाले ऐसे पस सेल्स, पस के वुंड्स टाइप हो जाते हैं बारीक बारीक। और कंडू युक्त खुजली वाले उत्सेद होते हैं, जिसके मुख बहुत ज्यादा होते हैं। और क्लेद युक्त बहुत ज्यादा पानी का स्त्राव हो रहा होता है, उसकी वजह से अरुंशिका होती है, डैंड्रफ होने लगता है। ठीक है, एक ये हो गया जिसको हम स्कैल्प सोरियासिस भी बोल सकते हैं। दूसरा है दारुणक। दारुणक मतलब डैंड्रफ। और पहला जो मैंने बोला वो स्कैल्प सोरियासिस। तो जो डैंड्रफ होता है वो वात कफ की दृष्टि से होता है, रक्त की दृष्टि से होता है, रोम कूपों में बहुत ज्यादा रुक्षता की वजह से डैंड्रफ होने लगता है। तीसरा बोला है पालित्य। पालित्य मतलब क्रोध की वजह से, शोम शोक श्रमकृत उष्मा की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, बहुत ज्यादा मेहनत किया और उसकी वजह से उष्मा हो गई बहुत ज्यादा। उसकी वजह से पित्त पित्त जो है हमारा भ्राजक पित्त सिर में जाके दुष्ट दुष्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा उष्मा की वजह से, और वो उसकी वजह से बाल सफेद होने लगते हैं, वो शिरोगत होने की वजह से। और पित्त इतना प्रकोपित हो जाता है कि बाल गिरने भी लगते हैं, पतन होने लगता है। इसके बाद में इंद्रलुप्त, मतलब कोई कोई जगह पे एलोपेशिया अराटा, कहीं कहीं बाल उड़ जाते हैं, जिसको मराठी में चाभी लगने ऐसे बोलते हैं। तो ये पित्त और वात की वजह से होता है। और रोमकूप में आश्रित हो जाते हैं पित्त और वायु। और कफ दुष्ट रक्त से स्त्रोतोरोध हो जाता है, इसकी वजह से इंद्रलुप्त होता है। फिर खालित्य बता रहे हैं कि जो पालित्य का है वही खालित्य का कारण होता है। और रूह्य मतलब निकल जाना, मतलब ऐसी संप्राप्ति जो पूरे बॉडी में होती है, जिसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं, कि पूरा शरीर के रोमकूप और सब जगह के पूरे शरीर के बाल उड़ गए। तो बहुत सारा जो केमिकल का सेवन हो गया या केमोथेरेपी हो गया, उसके वजह से पूरे बॉडी में एलोपेशिया यूनिवर्सलिस ये हो जाता है। तो ये ऊपर की जितनी संप्राप्ति है उनके वजह से, कृमि की वजह से, रक्तपित्त की दृष्टि की वजह से, वात कफ की दृष्टि, ये सारे हेतु मिलते हैं, या विष का सेवन उसकी वजह से हो जाता है। तो ये सारा हो गया हेतु। हेतु हो गया, संप्राप्ति हो गया, एनाटॉमी हो गया। अब हम आते हैं चिकित्सा पे। ठीक है, चिकित्सा मैं आज ही करूँ कि कल करूँ, आप लोग बोलिए। आधा घंटा टाइम है, आज कर लूँ पूरा चिकित्सा? कर लीजिए सर, कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग को मैं अभी दे दूंगा पीडीएफ। आप लोग भी इसको पढ़िए, समझिए, और आप लोग भी अपने पेशेंट लोगों को ठीक करिए। कोई भी चीज मैं छुपाता नहीं, मैं सब आप लोगों के लिए सब चीज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो अभी इसमें पता है चिकित्सा में अष्टांग हृदयकार में, अष्टांग हृदय में तीसरा अध्याय में रसायन अध्याय वाला जो है रसायन का चैप्टर, उसमें तीसरा नंबर का श्लोक में क्या बताया है कि शरीर परिणामोत्थान अपेक्षन्ते रसायनम। अगर शरीर का परिणाम स्वरूप अगर बाल झड़ रहे हैं, मतलब बॉडी पे कोई ना कोई ऐसा संप्राप्ति हो गई है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, या फिर एज के हिसाब से खालित्य पालित्य हो रहे हैं, तो रसायन की ही अपेक्षा होती है। तो रसायन कौन सा देना है और रसायन किसको देना है, तो अष्टांग हृदय सूत्र 10 में बताया है कि बाल वृद्ध क्षत क्षीण वर्ण केश इंद्रियोजसाम, मतलब जिनके बाल झड़ रहे हैं उनको देना है, बच्चों को रसायन देना है, वृद्धों को देना है, जो शत मतलब इंजुरी हो गया है शरीर में, या क्षीण हो गया, धातुओं की क्षीणता हो गई है, जिनका वर्ण जो है वो कम हो गया है, मतलब कलर कलर हो गया है, मतलब ओज क्षय वगैरह हो गया है, शरीर निस्तेज हो गया है, उनको हमें रसायन देना है। या इंद्रियों का क्षय हो गया है या ओज का क्षय हो गया है, उनको हमें रसायन देना है। तो और दूसरा बोला है मधु रस का जो श्लोक बताया रस विद्या अध्याय में, उसमें बोल रहे हैं कि मधु रस जो होता है वह बालों के लिए बहुत हितकर होता है। तो इसीलिए हमें रसायन देना है तो मधु रसात्मक रसायन देना है, जैसे कि आमलकी रसायन है, या फिर भृंगराज रसायन है,
और क्या बता रहे हैं कि चूर्णम स्वदृष्टा अम्ला का अमृतानाम लेहन सर्वी मधु भाग मिश्रम दृशा स्थिर शांत विकार दुख समाशतम जीवती केश कृष्ण केशः। मतलब स्वदंष्टा का चूर्ण मतलब गोक्षुर का चूर्ण बालों के लिए बहुत अच्छा रसायन होता है। आमलकी का चूर्ण रसायन होता है। अमृता मतलब गुडुचि का रसायन, गुडुचि का, इसका हर पेशेंट को और खुद भी खाना चाहिए। गोक्षुर, आमलकी और अमृता, गुडुचि, गोक्षुर, आंवला और गुडुचि, इसका सेवन करना मतलब ये रसायन चूर्ण है। और इसको मधु के साथ और घृत के साथ विषम मात्रा में, मतलब घी और मधु विषम मात्रा में अगर लेते हैं तो बाल हमेशा काले काले रहते हैं। ऐसा ही ये योग जो है वंगसेन में भी बोला है, चक्रदत्त में बोला है, योग रत्नाकर में बोला है, शारंगधर संहिता में बोला है, भाव प्रकाश में बोला है। वे सारे लोग गोक्षुर, आमलकी और गुडुचि इसके बारे में इतना बताते हैं कि ये बालों को काला करके रखता है। इसी तरह से बताया है कि और भी ग्रंथों में बताया है कि धात्री तिलान भिंगरजो विमिष्टान ये भक्ष्य देहु मनुजः क्रमेण ते कृष्ण केशांश विमलेन्द्रियाश्च निर्व्याध्यो अम्य मरणात् भवेयुः। मतलब काला तिल, आंवला और भृंगराज, इसका सेवन अगर किया कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा काला तिल, आंवला और भृंगराज का सेवन किया तो बाल काले हो जाते हैं और वो व्यक्ति दीर्घजीवी हो जाता है। इसी तरह से केश के रूप में अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में विभितक तेल का वर्णन किया है। इसी तरह से केश से बताया कि केशों के लिए बाल कौन सा उपयोगी है। तो ऐसा कौन से वनस्पतियां हैं जो बालों के लिए अच्छी होती हैं, तो इसके बारे में बताया है कि तत्र केशानाम बृहणम स्नेहनम कफेन वहति कफ क्षयात रस धातु क्षयम संजायते जीवनीय गणः। मतलब केशों का बृहण और स्नेहन किससे होता है, सबसे पहले तो कफ की वजह से होता है। बालों का बृहण होना मतलब बाल की वृद्धि होना, और स्नेहन होना ये बृहणी कफ की वजह से होता है। और कफ क्षय होने की वजह से रस धातु का क्षय हो जाता है। इसीलिए जीवनीय गण के द्रव्य जैसे कि जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, उद्गपर्णी, बांसपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, ये जीवनीय गण के जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग करने से बालों का बृहण अच्छा होता है, स्नेहन होता है, रसायन का काम होता है और रस आदि धातुओं का भी पोषण होता है। इसी तरह से दूध का सेवन करना बालों के लिए अच्छा होता है। प्रियंगु का सेवन करना यह भी धातुओं का पोषण करता है, और ये केश से बताएं। इसी तरह से रस व स्त्रोतोरोधात केशाणाम पोषणम न भवति तत्र भृंगराज निर्गुंडी च स्त्रोतो शोधनम कृत्वा केशाणाम पोषणम च करोति। मतलब रस व स्त्रोतस का अवरोध हो गया तो केशों का पोषण नहीं होता है, स्त्रोतस अवरुद्ध हो गया क्योंकि रस ही प्रीणन कार्य करता है सब जगह का। तो रस व स्त्रोतस का अवरोध हो गया तो केशों का पोषण नहीं होगा, बालों को पोषण नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भृंगराज का सेवन कराना है, निर्गुंडी का सेवन कराना है बालों के लिए। तो पहले स्त्रोतस का शोधन होना चाहिए, या तो वमन कराइए या विरेचन कराइए और रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए। उसके बाद ही भृंगराज और निर्गुंडी जैसे द्रव्यों का प्रयोग करने से बाल अच्छे हो जाते हैं। तीसरा बोल रहे हैं कि केशः अस्थि धातु मलः, केश जो होता है अस्थि धातु का मल होता है। तो इसलिए मुस्ता आमलकी गुडुचि च, मतलब ये हमारा अस्थि मज्जा पाचक है। मुस्ता आमलकी गुडुचि अस्थि धातु पाचनम शोधनम च कृत्वा केश यानी भवंती। मतलब केश जो है वो अस्थि धातु का मल है। मुस्ता आमलकी गुडुचि ये द्रव्य अस्थि धातु का पाचन और शोधन करके केश से कार्य करते हैं। तो आप लोग आंख बंद करके सभी को अस्थि मज्जा पाचक मतलब मुस्ता, आमलकी और गुडुचि ये द्रव्य अगर देंगे तो बाल का ग्रोथ 100% होगा, ऐसा ग्रंथकार बोलते हैं। इसी तरह से बोल रहे हैं कि बिबितक भृंगराज निर्गुंडी कुरष्टश्च केश रंजनात् केशानि भवति भवंती। इसका मतलब विबितक, भृंगराज, निर्गुंडी और कुरंट नाम की वनस्पति है, ये केश रंजन का कार्य करते हैं। मतलब बेहड़ा, भृंगराज, निर्गुंडी और कुरंट नाम का एक वनस्पति बताया, तो उससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ वृद्ध वैद्य लोगों ने अपना अपना ये बताया, अनुभव बताया है। जैसे कि कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग जो हैं, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, उनके बाल जो रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। उसका क्या कारण होता है आप लोग बताइए। जो कोस्टल एरिया के लोग रहते हैं, जैसे हमारे कोंकण एरिया में कोकोनट है, केरल कोकोनट के, लेते हैं सर, वो प्रणाम सर, हाँ कोकोनट। जी, ये बोला है हमारे कि ये रिसर्च में पाया गया कि बालों के लिए कोकोनट सबसे अच्छा होता है। तो आपको पेशेंट को कोकोनट का पानी, कोकोनट खाने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा बताया विकास जी। फिर दारुणक अगर व्याधि है तो बाल धोने के लिए हमें क्या यूज करना है, तो त्रिफला का काढ़ा, शिकाकाई, संतरे का छाल, ये हमें शिकाकाई, संतरे का छाल और त्रिफला क्वाथ से बाल धोने चाहिए अगर डैंड्रफ है या स्कैल्प सोरियासिस है तो। और इंटरनली सूक्ष्म त्रिफला और त्रिफला गुगुल देना चाहिए। इसी तरह से अगर इंद्र लुप्त है, मतलब एलोपेशिया अराटा है, कहीं कहीं बाल उड़ गए,
तो इंगुदी का प्रयोग करना है। और इसी तरह से इंगुदी के ऊपर के भाग को धोने के लिए या उनके बीजों का तेल लगाने के लिए बोला है। और इंद्ररूप ने सूक्ष्म त्रिफला त्रिफला गुगुल इसका प्रयोग होता है। खालित्य, अगर बाल झड़ रहे हैं तो टाइफाइड के बाद बाल झड़ते हैं, डिलीवरी के बाद बाल झड़ते हैं, चिंता की वजह से बाल झड़ते हैं, तो इसमें केश द्रव्य योजना करना है, जैसे आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, वट जटा, मतलब जो बरगद का जो ऐसे जटाएं आती हैं उसका प्रयोग करना है। और आमलकी, ब्राह्मी, इनका प्रयोग करना है। पित्त प्रधान व्यक्ति अगर हुआ तो आमलकी और ब्राह्मी का प्रयोग करें। कफ प्रधान व्यक्ति हुआ तो भृंगराज का प्रयोग करें, ऐसा बताया। इसी तरह से पालित्य, बाल सफेद होना, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, तो कुपोषण की वजह से हो सकते हैं बाल सफेद होना। या फिर जो लोग कोकोनट का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा, अति सर्वत्रम वर्जित, कोकोनट का अति प्रयोग करने से बाल सफेद होते हैं। तो इसमें क्या करना है कि त्रिफला को लेना है, लोह पात्र में रख देना है रात भर, और पानी डालना है और मेहंदी डाल के रखना है, और फिर ये सुबह लगाना है। ये हफ्ते में 2 बार लगाना है, इससे बाल ब्लैक हो जाते हैं। या फिर करेले के पत्ते लेने हैं, और करेले के पत्ते त्रिफला को लोहे के पात्र में रख देना है, और हल्दी डालना है, सॉरी, मेहंदी डालना है, मेहंदी। त्रिफला लोहे पात्र में डाल के, पानी डाल के, मेहंदी डाल के, और करेले के पत्तों का रस ये डाल के अगर लें तो बाल काले हो जाते हैं। मतलब ये डाई बताए उस जमाने के हिसाब से। इसी तरह से अस्थि धातु का विचार अगर हम लोग करते हैं, अष्टाश्रयाणम व्याजनम पंचकर्माणि भेषजम वस्त्र शीर सर्पिषि तिक्तोपहतानि च, चरक सूत्र से होता है। तो अस्थि धातु का विचार कर रहे हैं और बालों पे काम करना है तो तिक्तक क्षीर वस्ति का प्रयोग करना है। अस्थि पोषक वटी, मृग सिंह भस्म, प्रवाल भस्म, इसका प्रयोग करना है। और गोघृत का नस्य करना है, काला तिल रोज खाना है। तेल सिद्ध करने के लिए, अगर रुक्ष व्यक्ति है, मतलब जिसका स्किन वगैरह ड्राई है, तो तिल तेल का प्रयोग करना है। अगर स्निग्ध व्यक्ति है जिसके स्किन बहुत ऑयली है तो उनको नारियल के तेल में सिद्ध करना है, ऐसा बताया। इसी तरह से हीट एक्सपांड कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जब हम बोलते हैं मतलब हीट एक्सपांड करता है और कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट रोमकूपों के लिए, तो धारणा शक्ति जो होता है वह बिगड़ जाता है। तो इसीलिए जो रात में सोते टाइम एरंड तेल लगाने के लिए बोला है। इससे क्या होगा कि एरंड तेल लगाने से रोमकूप जो होते हैं ना वो अच्छे से, मतलब वहां पे एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन वो बैलेंस हो जाता है। उसी तरह से सुबह शिकाकाई 2 चम्मच, बोरेक्स पाउडर 1/8 चम्मच, ये मिक्स करके जो रोमकूप के जो मूल हैं वहां पे लगा दिया, 1 घंटे तक रख के फिर स्नान किया। इससे ये बहुत अच्छा बाल हो जाते हैं। और इंटरनली आंवले का मुरब्बा खाना है और आंवला का चूर्ण खाना है। इसी तरह से लाक्षादि गुगुल का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें अस्थि धातु को बढ़ाने की ताकत होती है, तो लाक्षादि गुगुल से बाल झड़ना बंद हो जाता है। और आप लोग भी इसका प्रयोग करिएगा। और बोला है कि लाक्षा गुगुल जो है वो खाने के बाद अगर दिन में दे दिया ज्यादा तो उससे आधवान हो सकता है, इसलिए खाने के साथ में दें। और लाक्षादि गुगुल को अकेले न देके प्रवाल पंचामृत के साथ दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अनंता कल्प या सारिवा का जो कल्प होता है, जैसे शतावरी कल्प होता है, चीनी की चाशनी में फिर ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, उसी तरह से अनंता कल्प का भी प्रयोग करने से बालों का पोषण अच्छा होता है। इसी तरह से दारुणक अगर हुआ, मतलब बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, तो रुक्षता और कृमि का विचार करना चाहिए। तो कृमि नाशक स्नेहन मिक्स करके लगाना है। इसी तरह से गंगावती तेल होता है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, हरताल मिश्रण या फिर नीम करंज तेल और कपूर डाल के लगाना है, तो डैंड्रफ ठीक हो जाता है। इंटरनली तिक्त कषाय रस का प्रयोग करना है, और इन सब का प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से हेग्रो नाम का एक वनस्पति है, हेग्रो नाम का कोई औषध है, उसमें गुडुचि है, परवल है, किरातिक है, रक्तचंदन है, 25-25 ग्राम लेना है, और काशीस भस्म 10 ग्राम, इसको मिक्स करके खाने के बाद लेना है। ये हेग्रो नाम का इन्होंने बनाया है, एक वैद्य जी हैं, उन्होंने बनाया है। इसमें गुडुचि, परवल, किरातिक, रक्तचंदन 25-25 ग्राम और काशीस भस्म 10 ग्राम मिक्स करके दिया है। मैं आप लोग को ये दूंगा, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से मेदोपाचक, किरातिक अमृता, चंदनम विश्व भेषजम और काशीस भस्म या लौह कल्प, कोई भी ऐसे मिक्स करके अगर लगाए तो दारुणक में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नस्य के लिए अस्नाद्य तेल, चंदनादि तेल, इसका प्रयोग करें तो बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेप के लिए गोक्षुर आदि लेप, गोक्षुर तिल पुष्प को मिक्स करके मध और घृत के साथ केश मूल को लगाने से बाल अच्छे होते हैं। जपा कुसुम पुष्प लेप, ये जो रहता है ये भी बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से चित्रक का तेल। अब ये बताया कि अगर बालों में जुएं वगैरह हो गए तो चित्रक, दंतिमूल,
कोशातकी सिद्ध तेल का प्रयोग करें तो युकालिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर यष्टि मधु आमलकी और गोदुग्ध सिद्ध किया हुआ तेल जो है वो पालित्य खालित्य के लिए अच्छा होता है। उसी तरह से षड बिंदु तेल का नस्य करेंगे तो च्युतांश केशांश पततिंश दंता दृढ़ीकरोति। षड बिंदु तेल का नस्य जो हो रहता है वो बालों को अच्छा करता है। फिर रंजक योग मतलब कलर करने के लिए त्रिफला, लौहचूर्ण, काली मिट्टी, भृंगराज का रस और गन्ने का रस इसका प्रयोग करें तो ये रंजक योग बताए। फिर नस्य के लिए जपा कुसुम रस और मधु ऐसा बताया। इसी तरह से एक वैद्य बोलते हैं कि इंद्रलुप्त में पारिजातक बीज का लेप लगाया तो इंद्रलुप्त ठीक हो जाता है। या जो कड़ू पड़वल होता है, जो कड़वा वाला पड़वल होता है उसके पत्तों का रस लगाया तो वह इंद्रलुप्त पे काम करता है। इसी तरह से एक वैद्य बोलते हैं कि कुडुची, आमलकी, गोक्षुर इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया, कंटिन्यू किया तो बाल झड़ना ठीक हो जाता है। इसी तरह से केश जो है अस्थि धातु का मल है, मज्जा धातु का उपधातु है, तो इसलिए हमें मज्जा पे काम करना है, अस्थि धातु पे काम करना है। इसी तरह से अगर सोरियासिस वाला है तो वहां पर हमें सोरियासिस की औषधियां देनी है। इसी तरह से अगर जब तक डैंड्रफ है तब तक बाल झड़ना ठीक नहीं होता है तो हमें डैंड्रफ की इलाज करना है। केश चूर्ण में एक वैद्य बोलते हैं कि बाकुची का प्रयोग करना है, आमलकी, मुस्ता और शटी का प्रयोग करना है। अभ्यंतरता, आरोग्यवर्धनी और रसायन चूर्ण मतलब गुडुची, आमलकी और गोक्षुर का प्रयोग करना है। फिर केश विकार है, ये रस और रक्त मूल धातु से संबंधित है तो रसायन चूर्ण जो है वह रक्त का मल नहीं बढ़ने देता। और रसायन चूर्ण मतलब गुडुची, आमलकी और गोक्षुर। और उसी तरह से रोगी का स्थौल्यता नहीं बढ़ने देना है। अगर मोटापा बढ़ेगा तो बाल झड़ देंगे। इसी तरह से नारियल के दूध से बनाया हुआ तेल जो है वो बालों के लिए अच्छा रहता है और ये व्रण रोपक भी रहता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे विकार रहते हैं, ग्रुप ऑफ डिजीजेस जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो हमें वो व्याधि भी देखना है, स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि, तो हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। अभी मेरा लेक्चर खत्म हो गया, आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। कुछ बोलना है आप लोग को? जी सर, प्रणाम सर। आज तो बहुत अच्छा कंसेप्ट बाल के बारे में पता चला। हम लोग तो ट्रीटमेंट करते थे लेकिन इतना विस्तृत रूप में पता नहीं था। और मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ सर। ये जो हम लोग बाल जो कहीं कहीं पे उड़ जाता है जिसको इंद्रलुप्त बोलते हैं, उसके लिए हमने 3-4 पेशेंट पे यूज किया है और वो एकदम 100% कारगर है। धतूर का अच्छा पत्ता का स्वरस, जी धतूर का पत्ता का स्वरस अगर हम लगाते हैं तो इंद्रलुप्त में बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। इवन सर कि हम जी किसके देखे हैं पत्ते का कि रस? एक मिनट, रिपीट कर दिए सर। धतूर का पत्ता, धतूर के पत्ता का स्वरस। धतूरा। जी जी जी। जी मेरे भाई को भी दाढ़ी एक जगह का उड़ गया था कुछ दूर के लिए। तो उसको दूसरा कुछ नहीं, मैं बोला था कि आप निकाल करके रख लो फ्रीज में और जब भी तुमको टाइम मिलता है तो उसको उसी में से लगाओ। और विद इन 1 मंथ में फिर आ गया वहां पे बाल। ऐसी ही एक लेडी को भी थी, उनको भी ऐसे ही कुछ एरिया में उड़ गया था, तो धतूर का पत्ता का ही रस लगाने से आ गया। तो सर कितनी इंद्रलुप्त देर में लगाए रखना है? वो तो लिक्विड रहता है, लगा के छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत तो अच्छा नहीं होती है उससे। अच्छा, दिक्कत नहीं और होती है उससे। ओके। जी जी। और एक डेंड्रफ का भी बता रहा हूँ कि डेंड्रफ के लिए तो बहुत ही अनुभव है हमारा योग। जो हमारे बेटा को भी एक्चुअली ठंडे के मौसम में यूजली कैप पहन के रखते हैं, तो देखते हैं कि ठंडे के मौसम में लोग को डेंड्रफ हो जाता है। क्योंकि स्वेटिंग होती है वो पता नहीं चलता है और कैप रहता है, उसके कारण डेंड्रफ जनरली हो ही जाता है। तो इसको भी देखे कि बहुत डेंड्रफ हो गया था, तो ये टंकन भस्म लगाए थे इसको। इसको तो हम थोड़ा खांसी उसी बार बार हो जाता है तो ये सरसों के तेल में ही मिक्स करके लगा देते थे, 1 घंटा के बाद वॉश कर देते थे, एकदम कंप्लीट चला गया। अब ये टंकन भस्म को आप नारियल तेल में भी लगा सकते हैं और सरसों के तेल में भी। तो इसको हम सरसों के तेल में ही अप्लाई किए तो इससे डेंड्रफ चला जाता है। ऐसे नीम का पत्ता भी बॉयल करके मिसेज 2-3 बार उसको वॉश करती थी। जैसे जिस दिन लगाई उसी दिन नीम के पत्ता से ही वॉश करती थी हेयर को। अभी कंप्लीट चला गया, एक भी नहीं था। जबकि ये ऐसा था कि इसका हम पूरे मुंडन करवा दिए थे और स्क्रेच किया था, वो तो पूरे लगता था कि 50 ग्राम इतना निकला, पूरा डेंड्रफ ही डेंड्रफ दिख रहा था। लेकिन हमको लगता है कि हार्डली 4 से 5 बार की होगी, उसी में चला गया। ये बहुत अच्छा है। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि डेंड्रफ का अगर कोई पेशेंट हो
तो आप इसको प्रयोग कराइए, इससे डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। सर भस्म कितना लिया सर क्वांटिटी में? भस्म तो मैम ज्यादा नहीं लेते हैं, जैसे जितना अब ये छोटा बच्चा है इसको तो ज्यादा बाल है नहीं, तो उसके अनुसार एरिया के अनुसार, अब बड़े लोग हैं उनको तेल में इतना तेल लेना है ना जिसमें बढ़िया से लगा लीजिए, लगा के 1 घंटे छोड़ दीजिए और फिर उसको धो लेना है। और एक चीज और बताना चाहेंगे सर कि यूजुअली हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण भी हेयर फॉलिंग होने लगता है, और वर्षा ऋतु में भी देखा गया है कि हेयर फॉलिंग होता है, भले वो बेसिक कंसेप्ट जो भी हो। लेकिन इसमें हम एक तेल बताते हैं, और एक हमारे रिलेटिव है वो तो बना के ब्रांड से बेच भी रहे हैं ये तेल। उसमें गुड़हल का फूल और पत्ता, कढ़ी पत्ता, आम के बीज का मज्जा, ब्रह्मी, भृंगराज और आंवला, ये तीनों का कल्क बना करके जो तेल बनाने की विधि है वैसे बनाते हैं। तो इसमें 100% रिजल्ट आ रहा है। वो तो बोल रहे थे कि अभी जितने वो जहाँ भी पार्लर वगैरह है उसमें भी सप्लाई कर रही हैं, और यही इंग्रेडिएंट है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रणाम सर। जी जी प्रणाम। गुड़हल का फूल और पत्ता को लेते हैं, कढ़ी का पत्ता जिसको मीठा नीम बोलते हैं, आम के बीज का मज्जा, ब्रह्मी, भृंगराज और आंवला, ये सब का कल्क बना लेते हैं, और फिर जैसे तेल बनाने का हमारा विधि वैसे सर तेल वो बनाते पहला हैं। क्या बताया कल? जी मैम। फर्स्ट क्या बताया? फर्स्ट नाम क्या बताया? गुड़हल, गुड़हल गुड़हल उसको मैम क्या जपा बोलते हैं? हिबिस्कस जपा मैम, जपा हिबिस्कस। कुसुम हिबिस्कस, जी हिबिस्कस। जी 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 अच्छा एकदम अच्छा अच्छा। हिबिस्कस, जासवंत भी हिबिस्कस। बोलते हैं शायद मराठी में। ओके ओके, जासवंदी। हाँ हाँ, हिबिस्कस का फूल और पत्ता दोनों लेना है। गुड इवनिंग सर। सर ये आम बिल्कुल। के बीज का सीड मतलब वही वो अंदर जो सीड आता है वही लेना है? यस मैं तो बहुत स्टोर करके रखता हूँ और बहुत काम करता है ये। मैं तो पूरे एक भी गुठली फेंकता नहीं हूँ। आम के मौसम में जितना भी है आप लोग भी स्टोर कीजिए, इसका बहुत सारा यूज है आम के बीज का, मज्जा का। सर सर आप उस उसका गुठली को पाउडर बना तोड़ते के हैं रखना क्या? है? आप दे सकते हैं। बीज का पाउडर बना के रखना है सर? हाँ नहीं, आप उसको हम मतलब डाल दीजिए अपने धूप में, सूख जाता है, उसके बाद निकालेंगे तो काला काला निकल जाता है, उस पर के ऊपर का हटा करके और स्टोर कर लेते हैं। फिर जैसे जब यूज करना हो तो उसका पाउडर बना करके यूज करते हैं। हम अपने घर में भी यूज करते हैं इसको, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये कौन से तेल में सिद्ध करना है सर? कोकोनट ऑयल? नहीं, प्रकृति के अनुसार कर लीजिए ना, कोकोनट या फिर मौसम के अनुसार तिल तेल का यूज विंटर सीजन तिल में तेल कर और लीजिए, कोकोनट। समर सीजन है तो उसमें कोकोनट कर लीजिए। दोनों ही तेल तो हमारे बाल के लिए बढ़िया है, शरीर के सर एक बार प्रकृति से। रिपीट करें। गुड़हल हो गया, आम बीज मज्जा, कड़ी पत्ता, आंवला और लास्ट क्या था? ब्रह्मी, भृंगराज। ओके थैंक्स। ब्रह्मी। तो ये उनको तो ब्रह्मी भृंगराज का सब पंसारी के पास से लिए थे और सब मिल गया है। और ब्रांड मुझे तो अभी याद नहीं है, मुझे फोटो भी भेजे थे। इतना ही चीज बना करके दे रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर जो और आम का बीज है मतलब उसे हम निकाला, मतलब जो गुठली होती है उसे धूप में सुखा लिया, जी सुखाने के जी बाद ऊपर की कवरिंग हटा दी और अंदर का जो भी मज्जा है उसका चूर्ण कर लिया आपने? जी जी जी, आपको जब तक सूखेगा नहीं तो वो नहीं निकलता है, सूखने के बाद वो ऑलरेडी छोटा हो जाता है और ऊपर ओके। से इजिली आपको निकल जाएगा। और जी इसको जी। कभी लूज मोशन में भी आप यूज करके देखिए, लूज अच्छा। मोशन में बहुत अच्छा काम करता है। और एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं घर पे रोज हमको ये नट शेक लेते हैं हम लोग, तो नट शेक में जो छोहारा का बीज होता है उसको भी स्टोर करके रखते हैं, उसका भी बीज आपको लूज मोशन में बहुत अच्छा काम करता है। या कोई वुंड वगैरह है ना, वुंड जो हीलिंग नहीं हो रहा है, तो जैसा एक सर का लेक्चर सुने थे त्रिफला का मसी बनाकर यूज करने के लिए, तो उसके बाद वो भी मैं यूज किया और ये भी रखते हैं, उससे वुंड का भी हीलिंग बढ़िया से हो जाता है। तो ये दोनों बेस्ट नहीं है, हमारे घर में यूज होने वाला चीज जो है ना उसको रखिए आप लोग भी, बहुत काम का चीज है। सर आपने जो चूर्ण बताया है सर हेयर फॉल में, उसका सर क्या अनुपात लेना है? किसका सर? सर ये हेयर फॉल के लिए जो बताया ना, गुड़हल का पत्र, फूल, आप सर भृंगराज, ये ब्राह्मी। अनुपात तो कल्क बनाना है, सब इक्वल क्वांटिटी में लेना है, जी सब सर। बराबर बराबर मात्रा में। और कलर के लिए एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं तो हेयर लाल हो जाता है ना, तो इसमें कलर के लिए नील के पत्ता का चूर्ण मिलता है। नील का पत्ता का अगर पाउडर अगर मिक्स करते हैं
तो उससे हेयर काला होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा। जैसे हम लोग बार बार मेहंदी लगाते हैं तो रेडनेस आता है, वैसे ही आपको सप्ताह में 2 बार 3 बार लगाना होगा, तो डाई करने का जरूरत नहीं होगा, नेचुरली होगा। सर कौन सा बताया आपने? आपका सर कौन सा? नील का पत्ता का चूर्ण मिलता है, नील नील जो नील? हम लोग, जी जी। दूसरा क्या नाम है सर? इंडिका इंडिका सर नील भृंग्यादी वाला नील है ना? नील भृंग्यादी वाला नील है, हाँ इंडिगो इंडिगो, जिसको हाँ बोलते वही है सर। हाँ हाँ हाँ, ये पंसारी के पास मिल जाएगा क्या? मिलता है, ऑनलाइन भी रहता है, उसका कंप्लीट चूर्ण सर रहता है। ब्रांडेड बाजार में अवेलेबल है। भी हाँ मिलता है। उसको आपको मेहंदी जैसा ही आपको वीक में 2 और 3 बार लगाएंगे ना, तो जैसे हम लोग मेहंदी लगाते हैं तो रेड हो जाता है, तो रेड नहीं होता है, वो ब्लैक हो जाता है। मतलब ये सर मेहंदी में डालना है या अलग से लगाने को आपने नहीं बताया नहीं है? नहीं नहीं, मेहंदी नहीं, आपको ऐसे ही लगाना है, अच्छा अच्छा। ऐसे ही लगा सकते हैं आप ये उसमें। और जी सफेद बालों पे डायरेक्ट लगा सकते हैं इसका पाउडर, मतलब पानी बिल्कुल में घोल के? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सर लगाना फिर है। वॉश कर मतलब कुछ तेल महीनों में वगैरह? तेल आप उसमें सर थोड़ा ये सा नीली mix कर- भृंगराज तेल बनता ना इसका तो। हाँ नील, पता नहीं उसमें इंग्रेडिएंट रहता है क्या हाँ इसमें? नीली भृंगादी नील तेलम बनता भृंग्यादी है बोलते हैं इसे ना सर नीली। उसे। हाँ हाँ। हम्म, तो सर ये नहीं बताइए कि जैसे ये कड़ी पत्ता और गुड़हल का फूल पत्ता हो गया, ये तो कच्चे हो गए। आम की जी गुठली मैम, का चूर्ण रहा, ब्रह्मरी भृंगराज आंवला रहा, ठीक है। तो जी इनको मैम, भिगा के और रख के और इन सब को मैश करके गुड़हल फूल पत्ते को और एक साथ फिर पकाएं, फिर जी तेल जी डालें, है ना। जी जी हाँ तो उनको ज्यादा अभी अच्छा तो रहेगा क्योंकि इसको भिगा देंगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल, रात को पानी में डिप कर दीजिए हाँ और जी हाँ जी सबको आपस में मिक्स करके चटनी जैसा बना हाँ जी। लीजिए ना, कल कल्क बन जाएगा उसको। हम्म। 4 गुना पानी या 8 गुना पानी, जितना उसका कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं उतना पानी हाँ रखिए, अमली जितना अमल की उसका। ब्राह्मणी को जैसे बनाते हैं भृंगराज जी डाल जी के, जी वैसे इसको बना देंगे। हाँ, ये तो ठीक मेरा है सर। बहुत ही अभी तक किसी हाँ वो के भी, आम का गुठली तो वैसे भी बहुत कारगर है, ब्लैक करते ही है वो। हाँ बहुत लोहे के बढ़िया बर्तन होता में है। भी डाल देते हैं पिछला के साथ, तो वो भी अच्छा काम करता है। नहीं आप उसका कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़िए ना मैम, उसका मज्जा का बहुत हेल्दी हाँ जी होता हाँ है। जी। पहले तो मैं बचपन में हम लोग खाते थे उसको नमक के साथ, लेकिन पता नहीं था ना कि इतना मतलब वो हेल्दी भी उधर होता है। गैस रेगुलेटर देख लेंगे ना, जी जी, पूरा तो पूरा बहुत बहुत बढ़िया मतलब होता है, हेल्दी भी है, ऐसा नहीं है। कोई अगर ऐसे भी लेता है ना तो सप्लीमेंट के रूप में भी हो सकता है, बहुत हेल्दी चीज होता है, बहुत न्यूट्रिएंट है उसमें। जी सर सर बोलिए। प्रणाम सर। जी। सर हम लोग आपने जो जैसे नीम के आंवले पत्ते का आंवले का गुठली भी फेंक देते हैं ना, तो उसके अंदर का भी मज्जा बहुत हाँ हाँ हाई वो भी बिल्कुल कैल्शियम सही होता है बोला। उसमें। जी। मैम ये नीली भृंगेरी ऑयल का मात्रा देने से भी बहुत फायदा होता है। मैंने मेरी बेटी को दिया था, हाँ 1-2 नस से भी बस्ती के बहुत बाद ही अच्छा हेयर कारगर है। फॉल ना, जी। हाँ मतलब 60-70% हेयर फॉल 2-3 बस्ती के बाद ही बंद हो गया, एकदम फर्क पड़ा नीली भृंगेरी ऑयल जी का बस्ती। जी नस से भी बहुत कारगर है इसमें, नस से और हाँ बस्ती हाँ तो। मैम, मैम कितनी मात्रा में दी थी आपने बस्ती, कितनी मात्रा में? मैंने 40 ml 50 ml देती थी मैं उसको। जी 30 to 50 ml काफी हो जाता है 30 क्योंकि to ये 50, अच्छी हाँ औषधि वही रहती है ना, बहुत स्ट्रांग अरे रहती है। सर जी सर ये जो कहिए। आपने नस दिया था नील भृंग्यादी तेल का, ये जो है एक ही बार में आपने मतलब दिया था 30 ml एक बार में? नहीं नहीं बस्ती दी है, मात्रा नस से नहीं, थी अच्छा वो। मात्रा बस्ती दी, बस्ती की बस्ती दी बात, था, बस्ती मात्रा दी बस। बस्ती की बात कर रही हूँ। मात्रा बस्ती 30 ml। ओके 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 30 to 50 ml के रेंज में दे सकते हैं अपन। ओके। 3-4 बार में ही कम हो गया फिर मैम, हाँ हाँ बिल्कुल 3-4 बस्ती से? ड्रास्टिक चेंज है। हाँ मैम एग्जैक्टली क्या अरे वाह। प्रॉब्लम आई थी उन्हें? वही 12th 11th 12th और देन फिर कोरोना और फिर पापा की डेथ, तो एंजाइटी स्ट्रेस से हेयर फॉल ज्यादा हो रहा था उसका। ओके ओके। 21 एज था है उसका, अभी तो 22 है, लास्ट ईयर की बात। मैम आपने योग करा था, कितनी कितनी बस्ती दी थी? नहीं मात्रा बस्ती दी थी सर। हाँ मात्रा बस्ती कितनी दी थी? वो मतलब यहाँ थी जब तक तो मैंने कंटिन्यू किया, अब 1 महीना में 15 बार हो जाता था अल्टरनेट डे, या थोड़ा इरेगुलर भी हो गया था, पर चेंजेस बहुत फर्क बहुत मतलब ओके। मिला। नीली भृंग्यादी तेल के, ओके ओके नीली भृंग्यादी सर के पास से ही मंगाया था मैंने सर, ओके अरविंद सर। ओके ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू।
अखिलेश सर, आपने जो नीली पत्तों का पाउडर सप्ताह में बताया कि 2 बार लगाएं, ये नॉर्मली आप कितनी देर के लिए लगवाते थे? मतलब एक बार मतलब जब लगाए तो कितनी देर तक लगाए रखते थे? उसको ड्राई होने के लिए वेट करना है। जब ड्राई होने लगता है, जैसे यूजली हम सर लोग जैसे मेहंदी लगाते हैं अपन ना, अच्छा, वैसे ये लाल वैसी मेहंदी की तरह, मतलब इसे लगाते हैं। पाउडर हाँ, वो जो है एक्सटर्नल पानी में लगाना है। घोला होगा, पानी में आपने हाँ घोल लिया होगा और उसके बाद उसे लगाया होगा, जब तक ड्राई नहीं हो गया है तो वो जी जैसे जी डाई लगाते हैं वैसे ही होगा। हाँ, जी जी थैंक यू कुछ सर। दिनों तक रहता है, कुछ दिनों तक रहता है। हाँ, जी वही जी सप्ताह में आपको 2 बार लगाना होगा, अगर पूरा हाँ, मेंटेन करना है तो जी, सप्ताह में 2 बार लगाना पड़ता है। थैंक यू सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम। ठीक है। थैंक यू अखिलेश सर, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। थैंक यू मैम, हाँ थैंक सर, अभी बाल भी सफेद होने लगे। यू। एक मैम चीज तो और हर मैं घर में है बालों की प्रॉब्लम, मतलब हर घर में, खुद भी पेशेंट ही है अपन। सर का आज सर टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, और इतने अच्छे से यस क्लियर हो मैम। जाता है ना, सर समझाते हैं सब फीड हो जाता है एकदम। अरविंद सर। और अब बहुत अच्छे से एनालाइज भी हम लोग कर सकते हैं, वैसे देते ही थे बट इतने अच्छे से नहीं हो पाता था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। टाइम तो हो गया। अरविंद सर। अभी सुनिए, अभी हम सेशन बंद करते हैं, बाद में नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। मनीषा मैडम ने पूछा था रस पाचक है, तो पटोल इंद्रव कुटकी है। ठीक है, तो अभी हमको थोड़ा 15 जी मिनट सर, का जी ब्रेक सर। लेने दीजिए, फिर हम 8:15 में फिर बात करेंगे। ठीक जी है, सर, थैंक यू सर, थैंक प्रणाम। यू सर। थैंक यू, प्रणाम। पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को लेक्चर के बाद में। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।